तो अब अपने को स्टार्ट करने का है क्लॉज 7। तो क्लॉज 7 के अंदर अपने को एडवर्टीजमेंट के बारे में यहाँ पे बोला है कि अपन कहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और कहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है एंड ही एडवर्टाइजेस हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, तो भाई उसने क्या क्या उखाड़ा है लाइफ में, वो उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट अगर वो करता है या फिर वो कौन से सर्विसेज देता है उसके फर्म के अंदर, उस सर्विसेज के बारे में अगर वो एडवर्टीजमेंट करता है तो वो गिल्टी रहेगा क्लॉज 7 में। और अभी एडवर्टीजमेंट के अलावा यहाँ पे और एक चीज़ इन्होंने बोला है एंड इट इज़ डेजिग्नेशन के बारे में कि एनी डेजिग्नेशन अदर देन सीए यूज़ करता है तो वो गिल्टी रहेगा। तो भाई अब अपने को ये देखना है कि ये एडवर्टीजमेंट और ये डेजिग्नेशन कहाँ पे हो सकता है। तो ये सब हो सकता है, सबसे पहले तो इसका शॉर्टकट है पीएसएलवी। तो उसमें अपन है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, साइन बोर्ड्स के ऊपर, लेटर हेड्स के ऊपर और विजिटिंग कार्ड के ऊपर। तो इसका शॉर्टकट आता है अपने पास पीएसएलवी। पीएसएलवी जो है वो इसरो का रॉकेट है, तो वैसे उसका शॉर्टकट बन गया। तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, साइन बोर्ड, लेटर हेड्स और विजिटिंग कार्ड्स, ये चारों के ऊपर एडवर्टीजमेंट नहीं करने का है अपने को। और स्पेसिफिकली अगर बोलो तो विजिटिंग कार्ड वाले पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि विजिटिंग कार्ड पे ये लिख दिया, विजिटिंग कार्ड पे डेजिग्नेशन लिख दिया अदर देन सीए, मर्चेंट बैंकर का आता है, यूजुअली सीएमए का आता है, सबका आता है। तो ऊपर अपन ने जो चार्ट रेफर किया है ना, डेजिग्नेशन अदर देन सीए वाला, वो चार्ट अपने को यहाँ पे रेफर करने का है। ये जो चार्ट है, डी वाला पॉइंट है पेज नंबर 7 में। यहाँ पे क्या बोला है कि सी आई बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग डेजिग्नेशन अदर देन सी ए। तो ये जो है अपना, ये क्लॉज 7 से आ रहा है। और ये चार्ट अपने को रेफर करना है, मैंने यहाँ पे ले भी किया है कि फॉर दिस चार्ट गिल्टी अंडर क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ दिस शेड्यूल। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन अपना क्लॉज 7 कंटिन्यू करते हैं। तो उधर क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं करने का और डेजिग्नेशन यूज नहीं करने का अदर देन सी ए, अनलेस इट इज अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी जो है वो लॉ से बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, काउंसिल जो है आईसीआई का उन्होंने रिकॉग्नाइज करके रखा है उसको। तो लॉ, गवर्नमेंट और काउंसिल की रिकॉग्नाइज डिग्री है, तो वो लिख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या बोलूंगा मैं इधर, बीकॉम है, बीकॉम अपन लिख सकते हैं विद सीए। ये इस चीज से लिंक्ड है यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए वाले अब तक। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन अपने को आया है कि भाई कोई बंदा टैक्स कंसल्टेंट कंसल्टेंट लिख रहा है, टैक्स कंसल्टेंट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, तो उस केस में वहां पे वो गिल्टी हो जाएगा। वो लिख नहीं सकता है टैक्स कंसल्टेंट बीकॉम के साथ में, वहां पे सीए के साथ में, क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। फिर उसके बाद में उसने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिख दिया सीए के साथ में सीए में या फिर टैक्स कंसल्टेंट, तो वो वापस गिल्टी हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीए है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसके स्पीच में गया और उधर जाके बोला कि मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, एंड वहां पे जाके वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज ऑफ लो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीच में जाके बोलता है कि वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, और फिर उसके बाद में वहां पे जाके बोलता है कि भाई मेरे जो सर्विसेज है उसके लिए मैं बहुत कम फीस चार्ज करता हूँ। और वो ऑडियंस को बोलता है कि तुम मेरे फर्म में आओ, मतलब ही आस्क द ऑडियंस टू अप्रोच हिज फर्म। एंड वहां पे जाके डिस्प्यूट डिस्ट्रीब्यूट करता है विजिटिंग कार्ड पे, उसका बिजनेस कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड मतलब बिजनेस कार्ड, उसके ऊपर उसका फोन नंबर वगैरह सब होता है, और उसको बोलता है कि इधर आओ। मतलब यहाँ पे तो वो सॉलिसिट कर रहा है। तो ये तो क्लॉज 6 हो गया ना, सॉलिसिट कर रहा है, सामने जाके क्लाइंट को बोल रहा है। तो इस केस में वो क्लॉज 6 में आ गया उधर गिल्टी। और इन सब के अलावा वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, खुद ऐसे बाहर जाके बोल रहा है और खुद के प्रोफेशनल अटेनमेंट्स बता रहा है कि मैं लो फीस पे ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो उसने इस केस में यहाँ पे उसके सर्विसेज वाला जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे आ गया, तो वो भी उसने बोल दिया। और क्लॉज 6 क्यों, क्योंकि वो सॉलिसिट कर रहा है, तो उस केस में वहाँ पे वो गिल्टी रहेगा। फिर उसके बाद में प्रोवाइडेड दैट सीआईपी में एडवर्टीज थ्रू राइटअप्स स्टेटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम और his firm and particulars of his firm subject to following guidelines। तो वो क्या करेगा, राइटअप लिखेगा, राइटअप के अंदर एडवर्टीजमेंट करेगा, और उसके अंदर वो उसके खुद के, या मतलब प्रोपराइटर रहेगा तो खुद के, या फिर पार्टनर रहेगा तो उसके फर्म के पर्टिकुलर्स जो है वो उसके अंदर लिख के दे सकता है कि ये मेरी फर्म है और ये। बट उसके लिए भी आईसीआई ने गाइडलाइंस दे के रखे हैं। तो वो गाइडलाइंस क्या है कि उसके अंदर एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं करना है, जो मैं करता हूँ, अपन ने देखा था। और किस चीज का एग्जैजरेटेड क्लेम करेंगे अपन कि ये सर्विसेज, ये क्वालिफिकेशंस है हमारे पास में, बड़ा चढ़ा के मत बोलो, जो है वही बोलो। फिर उसके बाद में डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस नहीं देने हैं, जो मैं देता हूँ कि दूसरों को गलत मत बताओ। तो पहला पॉइंट, खुद को भारी मत बताओ, दूसरों को गलत मत बताओ। और फिर उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जिसकी वजह से अपना जो प्रोफेशन है सीए का उसको डिसरिप्यूट होगा, मतलब उसका रेपुटेशन खराब होगा। तो डिसरिप्यूट नहीं करना है अपने प्रोफेशन को। उसके बाद में बोलना है कि नॉट
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज कि नॉट क्लेम, नॉट कंटेन टेस्टिमोनियल्स और एंडोर्समेंट और नेम्स ऑफ क्लाइंट्स और फीस चार्ज्ड और पोजीशन हेल्ड और एक्रेडिशन। तो भाई तुम कितने फीस में काम करके लोगे, तुम्हारे क्लाइंट कौन कौन है, तुम्हारा टेस्टिमोनियल क्या है कि भाई तुम्हारे 150 क्लाइंट है, 50, 500, 5,000, 10,000, 25,000 क्लाइंट है, ये सब नहीं बोलने का है। तो अपने को फीस और क्लाइंट्स और टेस्टिमोनियल्स ये भी अपने को वहाँ पे नहीं बोलने का है। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि नॉट कंटेन एनी इन्फो अबाउट अचीवमेंट्स, कि भाई तुमको कोई अचीवमेंट है तुम्हारा, कि तुमको कोई अवार्ड मिला है, कि तुम कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस केस में तुमको वो नहीं बोलना है वहाँ पे। फिर उसके बाद में तुमको मोनोग्राम ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज और कैची वर्ड्स तुमको यूज नहीं करना है। तो तुम जो राइट अप लिखेंगे, वो राइट अप के अंदर तुम मोनोग्राम नहीं डाल सकते, कैची वर्ड्स नहीं यूज कर सकते तुम, मतलब तुम्हारा जो जिंगल विंगल बनाता है ये सब कुछ मत करते बैठो भाई, तुम सीए फार्मा प्रोफेशनल हो। तुम, हाँ, अभी क्या, ये तो अपन ने ऊपर अभी तक के देखे क्या नहीं कर सकते। अभी क्या कर सकते हैं, मैं एक पॉइंट है कि तुम तुम्हारा मेंबरशिप नंबर और फर्म रजिस्टर्ड नंबर मेंशन कर सकते हो। और द थिंग इज, इट इज नॉट कर सकते हो, इट इज शुड बी मेंशन्ड, तो करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉन्ट साइज को लेके इन्होंने बोला है। तो फॉन्ट साइज के लिए उन्होंने बोला कि साइज शुड नॉट एक्सीड 14। मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो फॉन्ट साइज है वो 13 का हो सकता है, 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 8, 9, 10 सब हो सकता है, 15 का नहीं हो सकता, 14 का भी हो सकता है। इट शुड नॉट एक्सीड 14 बोला है, एग्जैक्टली 14 ऐसा नहीं बोला है। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि अपने को सीए एक्ट को वायलेट नहीं करने का, रेगुलेशंस को भी वायलेट नहीं करने का, कोड ऑफ एथिक्स को भी वायलेट नहीं करने का, और गाइडलाइन को भी वायलेट नहीं करने का। एकदम बकवास सा पॉइंट है। तो क्या बोले, एग्जैजरेटेड क्लेम नहीं करना, डिस्पैचिंग रेफरेंस नहीं देना और डिस्ट्रीब्यूट नहीं लाना है। 3 पॉइंट तो बेसिक हो गया। फिर बोलते हैं क्लाइंट का नाम और फीस चार्ज नहीं डालने का। फिर बोलते हैं अचीवमेंट्स और पोजीशन हेल्ड नहीं डालने का। हाँ, फिर बोलते हैं मोनोग्राम और कैची वर्ड्स ये भी तुम राइटअप के अंदर नहीं लिख सकते। मेंबरशिप नंबर एंड फर्म रजिस्टर्ड नंबर वो जो भी होगा तुम्हारा वो लिखने का कंपलसरी। फिर फॉन्ट साइज शुड नॉट बी 15, 16 एंड अबव, उसके नीचे चलेगा। उसके बाद में डेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्रैक्टिस और फर्म। तो भाई अगर तुम प्रैक्टिस सेटअप कर रहे हो तो कौन से दिन पे तुमने चालू किया था, वो जो लिखना है। उसके लिए उन्होंने बोला कि इट इज नॉट परमिटेड। कहाँ पे परमिटेड नहीं होता है, लेटर हेड पे और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे नहीं होता है, बट वेबसाइट के ऊपर होता है। अपन ने वेबसाइट गाइडलाइंस में ऊपर लिखा था कि अपन डाल सकते हैं। तो उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि तुम जो ईयर डालते हो, इस्टेब्लिश्ड इन 1990, 1910 जो है, उससे अपने को एक्सपीरियंस समझ में आता है। तो वो इन द एंड एडवर्टीजमेंट का एक पार्टी हो गया, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये सब मत डाला करो। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज कि एडवोकेट के बन के प्रैक्टिस कर सकते हो क्या तुम लोग। तो एडवोकेट के लिए अपन ने वो चार्ट में पहले भी देख लिया था और वापस यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है कि भाई अपन प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं एडवोकेट बन के। बट उसके लिए एक पॉइंट क्लॉज 6 में ये भी था कि सामने वाले इंस्टीट्यूट ने अगर अपने को अलाउ किया है उनके लॉज में, तो ही अपन कर सकते हैं पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप वाले क्लॉज में भी था, नहीं तो भी दिया हुआ। तो उस केस में बोलता है कि अगर बार काउंसिल परमिट कर रहा है तो ही अपन सीएआईपी क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा एज एडवोकेट। और वो पार्टनरशिप का था, ये पार्टनरशिप नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं होने का, इधर मैंने रेफरेंस दिया बट वो पार्टनरशिप के लिए था। ये पार्टनरशिप नहीं है, ये वो एक ही बंदा है, सीए इन प्रैक्टिस ही है, उसको ही प्रैक्टिस करनी है एज अ एडवोकेट। एक ही बंदा दोनों कर रहा है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज कि उसी में वो बोलते हैं कि तूने क्या करना है, जब तू एडवोकेट बोल के प्रैक्टिस कर रहा है तो तूने डेजिग्नेशन जो है सीए का वो यूज नहीं करना है फॉर मैटर्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिस एज एडवोकेट। मतलब अगर तू एज एडवोकेट कोर्ट में केस लड़ रहा है, किसी ने खून कर दिया उसका, तो उधर तू सीए मत लिखना, वो एडवोकेट वाला काम है। वो मैटर इन्वॉल्विंग प्रैक्टिस एज एडवोकेट है, इसलिए यू शुड नॉट यूज डेजिग्नेशन ऑफ अ सीए। फिर बोलते हैं फॉर अदर मैटर्स दे शुड यूज डेजिग्नेशन सीए, बट अदर मैटर्स के लिए डेजिग्नेशन सीए यूज कर सकते हैं। क्यों, इनकम टैक्स वाले के पास जा रहे हो भाई, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उधर जाके तुम डेजिग्नेशन सीए यहाँ पे लगा सकते हो। बट इधर उन्होंने एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बोला है, उस पर क्वेश्चन भी है कि एक साथ सीए और एडवोकेट दोनों नहीं लिखना है। मतलब साइमल्टेनियसली टू, you should not use the designation CA and advocate simultaneously, not even simultaneously on visiting cards। इस पे क्वेश्चन है, विजिटिंग कार्ड पे साइंस में लिख दिया भाई, नहीं चलता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन एक और आया हुआ है कि CA बी प्रिंटेड ऑन अ विजिटिंग कार्ड एंड डेजिग्नेटेड सीए एंड एडवोकेट साइमल्टेनियसली, तो वो गिल्टी रहेगा, ये क्वेश्चन है। बट अब इसके बाद में और एक इसमें थिंग इज कि प्रैक्टिकली आईसीआई हैज अलाउड टू यूज एडवोकेट डेजिग्नेशन सेपरेटली बट नॉट अलाउड एज पर बार काउंसिल। तो भाई ये थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है, अपने को एग्जाम में नहीं आने वाला है, काम का नहीं है, बट तुमको बस देखना है तो एक बार पढ़ लो कि भाई वो इधर से अलाउड है, बट वो बार काउंसिल वालों के लिए सीए लिखना अलाउड नहीं होता है, तो नहीं लिख सकते तुम।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज प्रैक्टिस है सीएस और सीएमए। ये भी पॉइंट अपना चार्ट में कवर्ड है, बट पढ़ लो फटाफट कि भाई सीए प्रैक्टिस कर सकता है सीएमए बन के, सीएस बन के, बट डेजिग्नेशन जो है वो साइमल्टेनियसली विद सीए यूज नहीं करना है। ये भी पॉइंट देख लिया। अब आगे बोलते हैं कि परमिशन इज ग्रांटेड टू सीआईपी टू होल्ड सीओपी ऑफ सिस्टर इंस्टीट्यूट, सच मेंबर इज टू बी ट्रीटेड एज अ मेंबर इन फुल टाइम प्रैक्टिस। मतलब अगर मैंने सीए का सीओपी लिया है और सामने वाले ने भी, अगर और मैंने ही खुद ने सीएस का या सीएमए का भी सीओपी लिया या बार काउंसिल का भी सीओपी लिया, उनका भी सीओपी होता है, तो उस केस में मेरे को मेंबर, मैं जो हूँ, मेरे को ट्रीट करेंगे इन फुल टाइम प्रैक्टिस। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सीएस का सीओपी लेके बैठूं और मैं उसको ट्रीट करूं कि वो हाफ है, मतलब वो फुल टाइम नहीं है, मतलब वो पार्शियल एम्प्लॉयमेंट है और पार्शियल कहीं और जाओ, नहीं 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 नहीं। अगर एक सिस्टर इंस्टीट्यूट का सीओपी है तो उस केस में मेंबर टू बी ट्रीटेड एज अ मेंबर इन फुल टाइम प्रैक्टिस। ठीक है। फिर उसको फुल टाइम प्रैक्टिस में लग जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट और ऐसा इशू नहीं होगा। फिर बाद में बोलते हैं कि मेंबर ऑफ फर्म नेम, मेंशन ऑफ फर्म नेम एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो भाई फर्म का नाम जो है वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ पे नहीं लिख सकते, ये पॉइंट है। उसमें ऐसा है कि अपना जो है, अपन परमिटेड नहीं होते कि अपन डेजिग्नेशन यूज करें सीए का एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स और साइन बोर्ड्स अंडर क्लॉज 6। सीधा सीधा है कि भाई नॉट परमिटेड फॉर फर्म टू यूज डेजिग्नेशन सीए एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स एंड साइन बोर्ड्स और अंडर क्लॉज 6। तो अपन फर्म फर्म की बात कर रहे हैं, फर्म कैन नॉट यूज द डेजिग्नेशन सीए। ऐसा वो सीएस में था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो सीए डेजिग्नेशन हो गया ना वैसा वो। फिर नोटिस इन प्रेस रिलेटिंग टू सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो सक्सेस इन एग्जामिनेशन के लिए ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई एग्जाम में बहुत भारी मार्क लेके आया, जैसे अपने दोस्त लोग हैं वो, तो उसका जब प्रेस में नोटिस देना है उसके लिए क्या है, ये तो भाई प्रैक्टिकल यार, अभी तो आया फोटो। वो उसमें क्या बोलता है, शुड नॉट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ अनडिजायरेबल पब्लिसिटी इधर इन रिलेशन टू आर्टिकल और एन एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ द फर्म विथ whom ही was served। तो भाई वो जो बंदे का रिजल्ट आया है, वो अगर बंदा उधर का आर्टिकल था, या वो बंदा उधर का एम्प्लॉय था, या वो कोई मेंबर था उस फर्म का, या फिर वो कुछ भी था, फर्म से एसोसिएटेड था, कैसे भी था, तो उस बंदे के एडवर्टीजमेंट से अपने फर्म के लिए कोई भी अनडिजायरेबल पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो जो नोटिस अपन ने प्रेस में डाला है ना, वो प्रेस का जो नोटिस है, इट शुड नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ अनडिजायरेबल पब्लिसिटी। किस चीज का पब्लिसिटी, इन रिलेशन टू द आर्टिकल और एम्प्लॉय मेंबर और फर्म, जिसने जिस जिस फर्म में उस मेंबर ने, जिसका रिजल्ट आया उसने सर्व किया है उस फर्म के लिए। अब वो बोलते हैं कि इट इज यूजुअल फॉर लोकल पेपर्स। अब देख, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इज कि यहाँ पे उन्होंने यूज किया है वर्ड लोकल पेपर्स। तो लोकल पेपर से इनका बोलना एक समझ जाता है कि भाई अपन नेशनल पेपर्स में नहीं डाल सकते, जिस साइड में वो अपना फर्म है जहाँ पे वो रहता है उधर के पेपर में डालना पड़ेगा। तो लोकल पेपर्स के, इट इज यूजुअल फॉर लोकल पेपर्स टू पब्लिश डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन सक्सेस ऑफ लोकल कैंडिडेट्स। ठीक है, लोकल कैंडिडेट का डालेंगे। फिर बोलते हैं कि कैंडिडेट का नाम, एड्रेस, स्कूल, बैकग्राउंड, एग्जाम कौन सा पास किया है, और कुछ कुछ प्राइज मिला है, उसका प्रिंसिपल कौन है, उसका फर्म कौन सा है और टाउन कौन सा है, कौन सा वाला टाउन इन विच द प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस, वो सब पब्लिश कर सकते हो। तो क्या क्या भाई, जो बंदा पास हुआ है उसका नाम, कौन सा एग्जाम में पास हुआ है वो तो लिखना पड़ेगा, वो कहाँ का है, कौन से स्कूल से पढ़ा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको कुछ प्राइज मिला है क्या, उसके प्रिंसिपल का नाम क्या है, उसके फर्म का नाम क्या है, और कौन से टाउन में वो फर्म प्रैक्टिस करता है, प्रिंसिपल प्रैक्टिस करता है, वो अपन डाल सकते हैं। मतलब अगर मैं औरंगाबाद के पेपर में डाल रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं आर्टिकलशिप मुंबई में किया था, ऐसा। अभी उसके बाद में नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स के केस में बोलते हैं कि एंश्योर दैट एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स आर लिमिटेड टू व्हाट इज नेसेसरी। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि फालतू ज्ञान मत लिखो, फालतू का ज्ञान मत छापो। क्या बोलते हैं, एक्सटेंट एंड मैनर जो है ना, क्या उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस चीज का इंफॉर्मेशन का एक्सटेंट, और कौन से एक्सटेंट, कौन से मैनर में वो सर्टिफिकेट लिखा है, वो मैनर जो है पब्लिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स का, जो अपने सीए फॉर्म में सर्टिफिकेट्स लगते हैं, वो मतलब कोई नेटवर्थ रहेगा, एग्जांपल जो भी रहेगा, इन्वेंटरी से टॉप काउंट, उसके अंदर इट शुड बी लिमिटेड टू व्हाट इज नेसेसरी। मतलब जितना ज्ञान उसमें इंफॉर्मेशन में सर्टिफिकेट में नेसेसरी है उतना ही डालो, फालतू का मत डालो। एंड ही शुड यूज लेटर हेड ऑफ हिज फर्म फॉर इशूइंग रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो भाई जब सर्टिफिकेट कोई सीए इशू करता है तो उसने उसके खुद के लेटर हेड के ऊपर इशू करना है, दूसरे के लेटर हेड के ऊपर इशू नहीं करना है। ये तो बहुत बेसिक हो गया है, सबको आता है, अपन ने किया ही है, मतलब आर्टिकलशिप में। फिर उसके बाद में अपीयरेंस ऑफ सीएस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट। भाई ये बहुत मस्त पॉइंट है, अभी कर नीति वर नीति सारे एग्जांपल्स है।
तो उसमें क्या है कि अपीयरेंस ऑफ सीएज ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट के ऊपर इन्होंने क्या बोला है। इस पे पहला पॉइंट है और उस पॉइंट पे क्वेश्चन है कि सीए में अपीयर ऑन टीवी, फिल्म्स, इंटरनेट एंड रेडियोस और गिव लेक्चर्स एंड मे गिव द नेम एंड फर्म नेम एंड डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज सीए। मतलब इस पॉइंट का मतलब कि ये अपीयरेंस जो है ना, इट इज अलाउड। पहले पॉइंट में उन्होंने अलाउ कर दिया, पहला पहला सबसेक्शन जो है इस चीज का, उसमें उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई तुम कर सकते हो। उसके बाद में उसमें क्या क्या डालना है उस चीज के लिए क्या बोला कि वो गिव देयर नेम एंड फर्म नेम, और खुद को सीए है ऐसा बता सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट का नाम दे दिया गया, अगर तुमने कुछ तीसरा दे दिया, एड्रेस दे दिया गया, ये सब नहीं कर सकते। क्या करना है, फॉर्म का नाम, खुद का नाम और खुद को सीए बता सकते हो तुम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, कहाँ पे, टीवी, फिल्म, इंटरनेट, रेडियो पे। और तुम लेक्चर्स जब दे रहे हो बाहर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसमें भी फर्म का नाम, खुद का नाम और खुद को सीए बता सकते हैं, जैसा मैं खुद सीए हूँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज की special qualifications or knowledge directly relevant to subject matter of program में also be given। कि भाई अगर मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ऊपर जाके पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ, सीए बनने के बाद में कोई तीसरे जगह पे नेशनल टीवी पे या फिर कोई इधर, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने एनआईएसएम का सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं वो क्वालिफिकेशन उधर मैं मेंशन कर सकता हूँ और नॉलेज है मेंशन कर सकता हूँ कि भाई मेरे को नॉलेज है, मैंने ये इंडस्ट्री में काम किया है ऐसा वैसा। तो स्पेशल क्वालिफिकेशंस और नॉलेज जो है जो डायरेक्टली रेलेवेंट है उस सब्जेक्ट मैटर से। अभी मैं अगर कॉन्फ्रेंस मेरी पाइथन के ऊपर कॉन्फ्रेंस है मेरी, कोडिंग का लैंग्वेज है पाइथन और वीबी और उसके ऊपर, और उधर जाके मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ज्ञान दूंगा तो चलेगा क्या? उधर जाके मैं बोलूंगा कि मेरे को इसके बारे में बहुत ये नहीं चलेगा। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोग्राम है उसके ऊपर तुम जाके तुम्हारा स्पेशल क्वालिफिकेशंस और ये सब दे सकते हो। फिर उसके बाद बोलते हैं हाउएवर एग्जैजरेटेड क्लेम और एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन इज नॉट परमिटेड। भाई साहब क्या पॉइंट है, एग्जैजरेटेड क्लेम जो मैं करता हूँ हर बार, तो वो क्लेम नहीं करने का भाई, मैं कि भाई 96 इन ऑडिट, हाँ हाँ हाँ, एग्जैजरेटेड क्लेम नहीं करने का। और कंपैरिजन, भाई कंपैरिजन, कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करने का, 95 96, हाँ 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 हाँ, कंपैरिजन भी नहीं करने का, ये परमिटेड नहीं होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज की व्हाट ही मे से और राइट मस्ट नॉट बी प्रमोशनल ऑफ हिम। मतलब जैसे मैं अभी बोला तुमको 96 इन ऑडिट वगैरह, ये प्रमोशन की चीजें हो गई है। तो उस केस में प्रमोशन, क्योंकि मैंने सोचा कि क्लास का नाम अगर ऑडिट 96 रख दूं, और अब मैं एग्जांपल 96 96 दे रहा हूँ, तो मैं तो प्रमोशन ही कर रहा हूँ। तो वैसे ही सेम केस में मैं उधर टीवी पे जो भी टॉपिक पे ज्ञान करूंगा, उस केस में मेरे को खुद का प्रमोशन नहीं करने का उधर जाके, या खुद के फर्म का भी प्रमोशन नहीं करने का, बट मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल व्यू ऑफ द टॉपिक। तो भाई तुम जो उधर जाके बोल रहे हो ना, इट शुड बी अ ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल व्यू ऑफ द टॉपिक एंड कंसिडरेशन। तो जो टॉपिक तुम्हारे कंसिडरेशन में है, उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल व्यू वो रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी इज परमिटेड फॉर पोजीशंस ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस। तो तुम्हारा जो लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस का पोजीशन है, उस पोजीशन का पब्लिसिटी तुम कर सकते हैं, तो लोकल नेशनल इंपॉर्टेंस वाला है। अबे देखो अपने को सबसे पहला चीज है कि अपीयरेंस वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों को एकदम शांति से पढ़ने का, अलग अलग पढ़ने का। हाँ, ठीक है, एक सेकंड। तो वो दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होने का। अभी दूसरा वाला पॉइंट में क्या है, पब्लिसिटी इज परमिटेड फॉर पोजीशंस ऑफ लोकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। जो लोकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस के पब्लिसिटी की पोजीशंस है, उस पोजीशन के बारे में अपन पब्लिसिटी करेंगे। तो अपने को आईसीआई को ने ये अलाउ क्यों किया, पहली बात तो आईसीआई को क्या फायदा होगा इससे? ऑब्वियसली सीए लोगों का नाम ऊंचा होगा, सीए लोग की हवा होंगी, प्रोफेशनल को इज्जत मिलेंगी प्रोफेशन को अपने, तो इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे इनका क्या बोलना है कि पब्लिसिटी इज परमिटेड फॉर पोजीशंस ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस। कि भाई मेंशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ आईसीआई, कि भाई मैं आईसीआई का मेंबर हूँ, ऐसा मेंशन करना इज डिजायरेबल। ऐसा बोल रहे हैं वो कि भाई तुम लोग करो ये, इट इज डिजायरेबल फॉर आईसीआई। और क्यों? क्योंकि सीए शुड एम टू अचीव पब्लिसिटी, सीए को इससे पब्लिसिटी मिलेगा, आईसीआई को पब्लिसिटी मिलेगा, इसीलिए सीए ने क्या करना चाहिए, हमेशा आईसीआई की इज्जत करनी चाहिए, आईसीआई को पब्लिसिटी मिले ऐसे काम करना चाहिए। और अगर वो ऐसे पोजीशंस पे है जैसे पीयूष गोयल है, बिरला है, जो भी है, कुमार मंगलम बिरला है, ये वो है, सब जो लोग है ना, ये लोग है ना लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस की पोजीशन पे है, तो इन्होंने पब्लिसिटी करना चाहिए आईसीआई का, ऐसा ना बोलना है। और ये डिजरेबल है। इन्होंने इसके बाद में अपना क्या है कि मेंबर गिविंग
टॉक्स और लेक्चर्स और अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, तो इधर की बस किसकी बात हो रही है? टॉक्स, लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। शैल डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज सीए ओनली व्हेन दे आर एक्टिंग इन देयर कैपेसिटी एज सीए। और अब भाई साहब, अगर मैं जाके कोई तो भी कॉन्फ्रेंस में बैठ गया, अभी कोई कॉन्फ्रेंस में बोलूँ तुमको कि भाई डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस है, और उधर हम बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद की टीम में किसको लेने का और किसको नहीं लेने का, उधर जाके मैं अगर बोलूँ कि भाई मैं सीए हूँ, मैं बताता हूँ, तो ये अलाउड नहीं है। क्योंकि अपन उधर एज ए कैप, मैं जो उधर जाके बोल रहा हूँ ना कि टीम सेलेक्ट करना है और मैं सीए हूँ, उधर कैपेसिटी ऑफ सीए का जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के सर्विसेज का अपन ने लिस्ट देखा कि भाई सीए प्रैक्टिस करता है तो उसको कौन से सर्विसेज देने को अलाउड होते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का चार्ट है। तो उसमें क्रिकेट का 11 लोगों का टीम सेलेक्ट करने का इज नॉट अ थिंग। तो उधर अपन का कैपेसिटी सीए का है ही नहीं, तो उधर अपन खुद को सीए डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। तो ऐसे टॉक्स, लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस में खुद को सीए तभी बताने का जब अपन एक्ट कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ सीए। हाउएवर क्या बोलते हैं, रेफरेंस टू फर्म शुड नॉट बी गिवन। मतलब तुम कैपेसिटी कुछ भी करो, सीए की कैपेसिटी रखो कि सीए की कैपेसिटी मत रखो, जो तुम्हारे फर्म का रेफरेंस है वो तो तुम दे ही नहीं सकते, कभी कभी नहीं दे सकते फर्म का रेफरेंस। उसके बाद में बोलते हैं कि भाई सेमिनार, अभी अभी ये देख स्टाफ, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन पार्ट 1 में, तो ये प्रैक्टिस वालों का है, क्लॉज 7 है, उसके अंदर स्टाफ है। तो स्टाफ के लिए अपन ट्रेनिंग और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अरे भाई बहुत बहुत ज्यादा हो गया है तो। ठीक है, तो वो जो सेमिनार वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, तो भाई वो बोलते हैं कि मैं ऑल्सो इनवाइट स्टाफ ऑफ अदर सीएस एंड क्लाइंट्स टू अटेंड द सेम। मतलब इनको क्या है, खर्चा बचाने का है। मतलब देख, अभी 4-5 प्रैक्टिस वाले फर्म है, एक ने ऑर्गेनाइज किया तो बाकी को बुला के सबका कर लेगा ना। सब लोग अपना अपना ऑर्गेनाइज करेंगे, हॉल बुक करेंगे, खाना करेंगे, लंच करेंगे, उनको सिखाएंगे, सेमिनार रखेंगे, ट्रेनिंग सेशन, ये वो। तो इनका ऐसा बोलना है कि अगर एक सीए ने कर लिया तो दूसरों के भी इनवाइट कर सकता है। और हाँ, मेन थिंग इसकी, वो क्लाइंट के भी इनवाइट कर सकता है। क्यों करेगा क्लाइंट की इनवाइट? जब अपन ऑडिट करते हैं तो क्लाइंट उसका अकाउंटिंग करता है। तो अगर जितना अच्छे से क्लाइंट अकाउंटिंग करेगा उतना काम अच्छा अपना होगा, अपने को कम मेहनत करनी पड़ेगी ऑडिट में। तो इसीलिए क्लाइंट के स्टाफ को भी इन्होंने बोल दिया कि भाई तू उनको भी बुला सकता है, जो सीए प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग ले रहा है, वो क्लाइंट के स्टाफ को भी बुला सकता है वो ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। अब उसके बाद में बोलते हैं कि हाउएवर अनडू इम्पोर्टेंस शुड नॉट बी गिवन टू नेम ऑफ सीए इन एनी बुकलेट इशूड। तो ये जो बुकलेट इशू करते हैं ना कि भाई ट्रेनिंग मैनुअल्स जो होते हैं, बुकलेट्स होते हैं, वो बुकलेट्स के अंदर फालतू का इंपॉर्टेंस नहीं देना है सीए को। मतलब सीए का जो नेम यूज किया है ना वो बुकलेट के अंदर, कि बुकलेट इज मेड बाय सीए आर्यन गडास या सीए जो भी है, तो उस केस में वो फालतू का इंपॉर्टेंस वो सीए के नाम को मत दो। हर जगह ऐसा 10 10 बार लिखो मत कि मेड बाय सीए आर्यन, एज पर सीए आर्यन। हाँ हाँ, वो सब नहीं करना है तुमको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज की राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू प्रेस। भाई जिधर न्यूज की बात आती है, प्रेस की बात आती है, उधर थोड़ा मामला गर्म हो जाता है। तो अपन आर्टिकल्स और लेटर्स लिख रहे हैं प्रेस को, और वो प्रेस जो लिख रहे हैं वो इट इज ऑन द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद द प्रोफेशन एंड मे गिव नेम्स एंड यूज डिस्क्रिप्शन ऑफ सीए। मतलब अगर कोई जो प्रेस में अपन आर्टिकल लिख रहे हैं वो है, समझो अगर ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर, तो उस केस में सीए लिखना का मतलब है क्या? सीए का डिस्क्रिप्शन देने का मतलब है क्या? नहीं है, तो मत दो। क्योंकि ये प्रेस है, इधर फालतू में क्यों लिख रहे हो, मतलब क्यों? तो उनका ऐसा बोलना है कि अगर इट इज कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, तो सब्जेक्ट जो है अपना सीए है, टैक्स जीएसटी के ऊपर आर्टिकल है, तो ठीक है ना, वहां पे तुम डिस्क्रिप्शन दे दो, नेम यूज कर दो कि भाई सीए ये सीए डैश डैश या फिर डैश 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 नाम है उसका, नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दो तो चलेगा। क्योंकि वो जीएसटी है, वो सब्जेक्ट कनेक्टेड टू प्रोफेशन है। बट ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर तुम्हारा अगर आर्टिकल चाह रहा है, तो उस केस में क्या मतलब है सीए लिख के? मत लिखो, उनका ऐसा बोलना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ साइन बोर्ड और फॉर ऑफिस। तो भाई अपना ऑफिस है, ऑफिस के लिए साइन बोर्ड लगाना है, उसका साइज क्या रहना चाहिए ये भी उन्होंने बोल के रखा है। बट इसके लिए उन्होंने क्लॉज तो डाला है, बट क्लॉज के अंदर कुछ नहीं डाला। मतलब उन्होंने पहले लाइन में बोल दिया कि मेंबर शुड एक्सरसाइज देयर ओन डिस्क्रिप्शन। मतलब इनका बोलना है भाई तुम्हारे हिसाब से बनाओ ना यार, थोड़ा खुद, तुम सीए बन गए हो यार, साइन बोर्ड तो लगा ही सकती है, ये भी तुमको बोलना पड़ेगा क्या अभी? बस उन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज बोल दी कि जो ग्लो साइंस होता है और लाइट्स और लार्ज साइज बोर्ड होता है ना, वो सब मत करो। अभी देख, इधर एक थिंग इज याद रखने लायक कि वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। वेबसाइट पे तुम कौन सा भी साइन बोर्ड लगाओ, वेबसाइट पे कुछ भी कलर डालो, ग्रीन डालो, ब्राइट कलर डाल दो, हाईलाइटेड कलर डाल दो, शेडी कलर डाल दो, कुछ भी करो भाई, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। बट अभी इधर बात आ रही है साइन बोर्ड की। साइन बोर्ड तो फिजिकल में दिखता है ना सामने ऐसा, तो उस केस में यहाँ पे इन लोग का बोलना है कि ग्लो साइंस, लाइट्स और लार्ज साइज बोर्ड्स मत लगो। कौन से लार्ज साइज बोर्ड्स?
जो ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स यूज करते हैं ना वो वाले, वैसे वाले मत लगाओ, वो परमिटेड नहीं है। तो वैसे वाले साइन बोर्ड्स और ये सब लगाना इज नॉट परमिटेड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग ये बोलते हैं कि सीए कैन हैव अ नेम बोर्ड एट हिज रेसिडेंस विद द डिस्क्रिप्शन सीए प्रोवाइडेड इट इज नॉट ऑफ अ मेंबर एंड नॉट ऑफ अ फर्म। तो भाई साहब, यहाँ पे है ना, मेरे घर का जो बोर्ड है ना उधर अभी तक सीए आर्यन नगर नहीं लिखा है मैंने, बट मेरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं सीए हैं, उनका जो घर का नेम बोर्ड होता है ना उसके सामने नाम के पीछे सीए होता है। तो ये पॉइंट में उनका वही बोलना है कि तुम्हारा जो नेम बोर्ड है ना रेसिडेंस का, उसके अंदर डेजिग्नेशन तुम्हारा सीए का हो सकता है। डेजिग्नेशन है सीए, डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे। डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन नाम के पहले लगता है सीए वो वाला। अब इसमें बोलते हैं कि प्रोवाइडेड इट इज ऑफ मेंबर, मतलब जो घर है ना वो घर मेंबर का होना चाहिए और सीए मेंबर खुद रहना चाहिए। मेंबर के घर, वो खुद के घर पे सीए आर्मी लगा सकता है, मैं आयुष के घर पे जाके सीए आर्मी नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज कि वो जो डेजिग्नेशन सीए लगाया, नेम बोर्ड लगाया, हाँ अभी नेक्स्ट थिंग और बोलता है कि ये जो नेम बोर्ड है ना वो घर उसके खुद के घर पे लगा है और वो मेंबर का नेम बोर्ड है, और इट इज नॉट ऑफ फर्म। फर्म का नेम बोर्ड नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे एक्सवाइजेड फर्म है, उस एक्सवाइजेड फर्म का नेम बोर्ड मेरे घर पे नहीं लगा सकता, ऐसा उनका बोलना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में प्रोस्पेक्टस एंड पब्लिक अनाउंसमेंट विद डिटेल ऑफ डायरेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी अपना क्वेश्चंस इतने सारे बने हैं कि तुम देखो बस। अच्छा कलर लेते हो थोड़ा, पिंक करते हैं। फिर इसके बाद में ये है डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स का, यहाँ पे इनका क्या बोलना है। अब एक सबसे पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, फिर तुमको आंसर खुद ही समझ जाएगा पॉइंट पढ़ते पढ़ते। कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको एक कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के अपॉइंट कर दिया, तो सीए इज अपॉइंटेड एज आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उसके बाद में क्वेश्चन में पूछा कि वेदर ही इज कवर्ड इन कोड ऑफ एथिक्स एंड व्हाट आर द रोल ऑफ सीए हियर। तो इस चीज का जो आंसर है ना, ये चारों पॉइंट है। तो वो चारों पॉइंट अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उसका कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कवरेज है क्या और उसका रोल क्या है। तो अभी इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट इज कि सीए शुड इंश्योर दैट सच अनाउंसमेंट डू नॉट एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट। देख, सबसे पहला है प्रोस्पेक्टस और पब्लिक अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जहाँ पे सीए डायरेक्टर होता है। तो जब प्रोस्पेक्टस कंपनी का इशू होता है जहाँ पे सीए खुद डायरेक्टर होता है, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है ना डायरेक्टर्स के नाम, वो डायरेक्टर्स के नाम में उधर सीए का भी नाम आएगा, उसके उधर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आएगा, उसके अटेनमेंट्स आ गए तो क्वालिफिकेशंस नहीं, अगर उसके अटेनमेंट्स भी डाल दिए तो अपन यहाँ पे अटेनमेंट्स बोल रहे हैं, नॉट क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो वो अटेनमेंट्स तो सीए को डालना जरूरी, मतलब ये नहीं होता है, प्रोहिबिटेड होता है, वो तो एडवर्टीजमेंट हो गया, सीए का खुद का अटेनमेंट्स क्यों बताना है। तो उसके इसमें क्या करने का, उन्हें डालने का। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे अलग अलग देख के रखा है कि भाई जब सीए का अनाउंसमेंट होता है, सच अनाउंसमेंट, वो सीए ने खुद ने इंश्योर करना है कि वो उसके अंदर एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है उसके प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का, एंड डू नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क। तो उसके अंदर सॉलिसिटेशन नहीं हो रहा है। सॉलिसिटेशन क्या है अपना, क्लॉज 6 है या क्लॉज 5 है, तुम देख लो कि कौन सा क्लॉज है, लर्न हो जाना चाहिए अभी तक तो वो सॉलिसिटेशन नहीं होना चाहिए अपना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे कि हाँ अभी देख ये जो अपना क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे से शुरू होता है। As soon as CA is appointed as director, he should specifically invite the attention of management of the company to the aforesaid provisions। कौन से वाले provisions जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, उन provisions के लिए, उन provisions के against, उन provisions के तरफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का ध्यान लेके आओ, मतलब उनको लिख के भेजो, ऐसा कि भाई 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 ऐसा भी होता है। तो specifically we have to invite the attention of the management of the company to the aforesaid provisions and should request that before any such document mentioning him is issued should as far as practicable be approved by him। अभी देख उसका ऐसा बोलना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो इशू कर रहे हैं कंपनी वाले, उन डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां उसका नाम है, जहां जहां उसके बारे में कुछ लिखा है, जहां जहां उसको मेंशन किया है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने को क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट्स इशू करने के पहले मैनेजमेंट ने वो सीए का अप्रूवल लेना है। अब ये सीए का अप्रूवल लेने से क्या होगा, वो सीए का जब अप्रूवल लेंगे तो वहां पे जो फर्स्ट पॉइंट है इस चीज का, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है इस पे, ये वाला, वो सीए खुद इस फर्स्ट पॉइंट को अप्लाई कर पाएगा। और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि उसने इंश्योर करना कि उधर एडवर्टीजमेंट और प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स और ये सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क और ये सब नहीं हो रहा है। तो ये सी को खुद को इंश्योर करना है। तो जब सीए अपॉइंट होता है तो मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर ये प्रोविजन लगता है, इसीलिए तुम लोग क्या करो, जो भी डॉक्यूमेंट में मेरा नाम डाल रहे हो वो डॉक्यूमेंट में को इशू करने के पहले मेरे को दिखा दो, एक बार मेरा अप्रूवल ले लो। और अप्रूवल उसका लेने से मैनेजमेंट को क्या फायदा, अप्रूवल उसका लेने से पॉइंट इस जब वो सीए अप्रूव करेगा तब वो खुद पढ़ेगा और फिर वो इस फर्स्ट पॉइंट को कंप्लाई करेगा कि उसके अंदर कोई कोई एडवर्टीजमेंट तो नहीं है, कोई प्रोफेशनल अटेंडमेंट तो नहीं है और कोई सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क तो है नहीं।
तो वो ऐसे दो पॉइंट है अपना, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ सीए हियर, ये इतना रोल है उसका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ सीए इज परमिटेड, हाउएवर हिज एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर फील्ड आर नॉट पब्लिश्ड इन हिज नेम। जो सीए अपन यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अंदर नाम लिखेंगे डायरेक्टर का, ऐसे लिखेंगे सीए एक्स वाई जेड, तो वो सी ए एक्स वाई जेड लिखना परमिटेड है, बट उसके साथ उसका एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, मतलब अगर उसको पता है गाड़ी का जो टायर है वो टायर कैसे बनाने का, उसके अंदर उसको स्पेसिफिक नॉलेज है, या फिर उसको जीएसटी का 990 का बहुत सारा नॉलेज है, तो दोनों भी नॉलेज, रिलेटेड नॉलेज, ये दोनों भी नॉलेज लिखना, पब्लिश करना इज नॉट परमिटेड। तो वो सब उसने पब्लिश नहीं करना चाहिए उसके नाम के साथ में, बट वो सीए लिख सकता है नाम के पीछे। अब उसके बाद में बोलते हैं कि पर्टिकुलर्स अबाउट डायरेक्टरशिप्स हेल्ड बाय हिम इन अदर कंपनी कैन बी गिवन, बट नेम ऑफ द फर्म इन विच ही इज पार्टनर शुड नॉट बी गिवन। तो अभी इधर देख, पार्टनरशिप फर्म एक हो गई और कंपनी एक हो गई। कंपनी के अंदर होते हैं डायरेक्टर्स, पार्टनरशिप के अंदर होते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनर का अगर नाम है, अभी तुम्हारा सीए फर्म है, सीए फर्म का पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स का नाम या फिर उस सीए फर्म का नाम जिसमें तुम खुद पार्टनर हो, वो दोनों भी तुम नहीं दे सकते। सी फर्म है ना, सीए फर्म है, तो फर्म का नाम भी नहीं, पार्टनर का नाम भी नहीं। बट अगर कोई डायरेक्टरशिप हेल्ड कर रहे हो तुम लोग कहीं पे, मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा रिलायंस में डायरेक्टर है, कोई बंदा टाटा में भी डायरेक्टर है, तो रिलायंस के प्रोस्पेक्टस में वो लिख सकता है कि वो टाटा में भी डायरेक्टर है, कि उसने टाटा में डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखी है। तो पर्टिकुलर्स अबाउट द डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम कैन बी गिवन। फिर उसके बाद में यूज ऑफ लोगो, भाई साहब लोगो के ऊपर है ना बहुत सारा अमेंडमेंट्स है। ये ग्रीन जो मैंने करके रखा है ना, वो अमेंडमेंट होता है। तो लोगों के ऊपर के अमेंडमेंट्स में अपन देखेंगे कि भाई लोगो कैसे बनाना है तुमको, तुम्हारे फर्म का भी और सीए का भी। आईसीआई ने खुद का एक लोगो बना के रखा है, अपन ने देखा होगा, अभी तो नया भी आया है सीए इंडिया के नाम से। तो पिंक ना, अब इसको मस्त कलर करते हैं अपन येलो, ठीक है। अभी देख लोगो का यूज करना है अपने को, तो लोगो इज अनकनेक्टेड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ फर्म और इट्स पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स वुड नॉट बी परमिटेड। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मैं बोल्ड बोल्ड वगैरह कर दूंगा इसके बाद में यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ कि भाई जो भी लोगोज होते हैं, जो लोगो होते हैं वो अनकनेक्टेड विद द फर्स्ट लेटर है। अब फर्स्ट लेटर मतलब क्या, आर्यन का फर्स्ट लेटर ए होता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसे एग्जाम्पल। तो उसमें किस चीज के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, खुद का नाम, पार्टनर्स का नाम, प्रोप्राइटर्स का नाम, फर्म का नाम। ये चारों पांचों के जो होते हैं, खुद के इसमें चल खुद का छोड़ दे, पार्टनरशिप का रहा तो पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटर रहा तो प्रोप्राइटर, और फर्म का खुद का। तो इन तीनों के भी जो नाम होते हैं, किसी का भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि और है, यहाँ पे भी और है। तो उसमें या तो फर्म का या तो पार्टनर या तो प्रोप्राइटर का, अगर फर्स्ट लेटर के नाम से अनकनेक्टेड है लोगो तो परमिट नहीं करेंगे। मतलब इसका मतलब कि जो लोगो है तुम्हारा फर्म का, वो लोगो शुड बी कनेक्टेड विद द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर किसका, पार्टनर का, फर्म का, या फिर प्रोप्राइटर का। अगर वो फर्स्ट लेटर से कनेक्टेड नहीं है तो परमिट क्यों नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट लेटर के अलावा कुछ और है तो परमिट क्यों नहीं, क्योंकि उससे एडवर्टीजमेंट हो सकता है, सीधा सीधा लॉजिक है ये, कोई पॉइंट नहीं है, लॉजिक है बस। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि सब्सिक्वेंटली द मेंबर्स फर्म्स बाय देमसेल्फ और थ्रू इंजीनियर्ड नेम had been seeking to obtain firm name approval based on the name of the partners elect or selected in manner, बहुत कुछ लिख दिया भाई। इनका क्या बोलना है, subsequently members firms by themselves or through engineered name had been seeking to obtain firm name approval based on the name of the partners in the manner that logo of the firm would be identical to the firm name, which would not otherwise been permissible as firm name under regulation 190। इसका सीधा सीधा मीनिंग यही है भाई, कि तुम्हारा जो नाम है ना, जो इंजीनियर्ड नेम है, वो अगर तुम उस चीज का नाम डाल रहे हो तो तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहली पॉइंट ये उन्होंने बोली कि, और वो अगर अप्रूवल तुम ले रहे हो तो इट शुड बी आइडेंटिकल टू द फर्म नेम विच वुड नॉट अदरवाइज हैव बीन परमिसिबल। इसका मतलब कि भाई ऐसा कोई नाम मत लो जिसका परमिसिबल नहीं है कुछ, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है तुम्हारे फर्स्ट नेम से। अगर इस चीज का मैं तुमको एग्जांपल दूं ना, तो एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि भाई समझ चार पार्टनर हैं, और पार्टनर का नाम शुरू होता है एक का ए से, एक का बी से, एक का सी से, एक का डी से। और भाई उन्होंने लोगो बना दिया एडी एंड एसोसिएट्स, तो बी और सी छूट गए, तो इट इज नॉट कनेक्टेड टू द पार्टनर्स, तो दो का छूट गया। तो उनका ऐसा बोलना है कि तुम अगर सिलेक्टेड वे में पार्टनर्स का नाम ले रहे हो तो इट विल नॉट बी परमिसिबल।
मतलब इनका बोलना है कि द मेंबर्स बाय देमसेल्फ और थ्रू इंजीनियर्ड नेम had been seeking to obtain firm name approval based on the name of the partner selected in the manner, जो पार्टनर्स का नाम है, it is selected in the manner that logo of the firm would be identical to the firm name. फर्म नेम क्या डाला तुमने? एडी एंड एसोसिएट्स। और उसमें से तुमने क्या किया? पार्टनर्स को सिलेक्ट किया इन द मैनर कि वो लोगो ऑफ द फर्म इज आइडेंटिकल टू फर्म नेम। तो उस केस में वो नहीं चलेगा। तुमने पार्टनर्स को सिलेक्ट करके अगर बीच में से कोई डिजिट विजिट का अगर तुमने लोगो वो को बनाया तो वो सब नहीं चलेगा वहां पे। ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो उस चीज में ऐसा है कि तुमको ये सब करना ही नहीं है, धांधली। उसमें ऐसा बोलना है कि यूज ऑफ लोगो, मोनोग्राम और एनी काइंड ऑफ फॉर्म स्टाइल डिजाइन कलर जो है ऑन डिस्प्ले मटेरियल और मीडिया इज प्रोहिबिटेड। तो तुमको जो तुम्हारा लोगो है, फॉर्म का मोनोग्राम है, वो ऑफ एनी काउंटर्स, ये सब जो होता है डिजाइन कलर स्टाइल फॉर्म वगैरह, ये कोई डिस्प्ले मटेरियल और मीडिया है उसके ऊपर प्रोहिबिटेड है यूज करने से। तो ऐसा वो डिजाइन विजाइन करने में उसको मस्त डिस्प्ले मटेरियल पे लगाने का वगैरह वगैरह वो सब नहीं कर सकते तुम। मोनोग्राम की बात कर रहे हैं और लोगों की बात कर रहे हैं। ये सब्सिक्वेंटली वाला पॉइंट समझिएगा तुमको। उसमें मेन थिंग वही है कि लगा तो एक बार पीछे जाके वापस सुन लो क्या है वो, कि भाई अगर ए बी सी डी चार पार्टनर है, फर्म का नाम तुमने एडी रख दिया, बी को सी को छोड़ दिया, तो उसका मतलब तुमने क्या क्या सिलेक्टेड बेसिस पे ले लिया वो अभी करंटली। मतलब या फिर ऐसा समझ कि भाई तेरे फर्म का नाम भी एबीसीडी है, बट तूने लोगो एडी बनाया, तो ये तो सिलेक्ट किया ना तूने। फर्म का नाम एबीसीडी, तुमने लोगो ए और डी का लिया, तो तुमने सिलेक्टेड बेसिस पे पार्टनर का लेके लोगो बना दिया क्योंकि तुमको लग रहा था कि एडी भारी लगेगा। तो उस केस में वो अलाउड नहीं है कि भाई किसी के पास 26 पार्टनर है और 26 के 26 अल्फाबेट है, और उन्होंने लोगो क्या बना दिया? बेस्ट सीए। बेस्ट सीए में 6 अल्फाबेट उन्होंने पकड़ लिया और 6 के बेसिस पे लोगो बना दिया, तो ये सिलेक्टेड बेसिस पे हो गया, तो इसके थ्रू एडवर्टीजमेंट हो सकता है। तो ये चीज तो वो कर ही नहीं सकते। ऐसा वो पॉइंट का बोलना है। ये पॉइंट मेरे को जितना मेरे को याद है, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था ना कोई टीचर ने लिया था। ये मैं फालतू का खुद का पब्लिसिटी कर रहा हूँ, बट ठीक है। ये बहुत है पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि यूज या प्रिंटिंग अगर अपन कर रहे हैं या किसका, ऑफ द नेम, मेंबर का या फॉर्म का नेम होता है वो, इन एनी अदर मैनर जिसके थ्रू अपन टैंटा माउंटिंग टू लोगो और मोनोग्राम वाज आल्सो प्रोहिबिटेड। बाप रे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा कुछ भी जानबूझ के मत करो। मतलब मेंबर का फर्म का नाम जो है वो ऐसा ऐसे मैनर में नहीं मत लिखो कि वो लोगो बन जाएगा। मतलब भाई कि अगर मेरे फर्म का नाम है ABC और मेरा लोगो इज समथिंग ऐसा कुछ, तो उनका बोलना है कि भाई तुम जो लेटर्स के बीच में स्पेस दे रहे हो ना, वो इतना कम मत दो कि वो लोगो बन जाएगा। टैंटा माउंटिंग का वो मतलब होता है कि भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, सेम ही तो था, वो होता है टैंटा माउंटिंग। तो तुम ये टैंटा माउंटिंग मत करो। मतलब ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा लोगो बन जाएगा। फर्म का नाम ऐसे मैनर में मत लिखो कि तुम्हारा लोगो लोगो बन गया। तो यूज या प्रिंट करना ऑफ द मेंबर्स का नाम और इधर फर्म का नाम इन एनी अदर मैनर tantamounting टू लोगो और मोनोग्राम वाज आल्सो प्रोहिबिटेड। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ फ्रेश फ्रेश तुमको, तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर मेरे फर्म का नाम है ABC एंड एसोसिएट्स, मेरे इधर ARYAN ऐसा एक बंदा है, बी से भाई बोल के एक बंदा, इसीलिए वो ऐसा है कि ऐसा भाई सी, ये ऐसा लिखना चाहिए। बट मेरे को मेरे फर्म का लोगो बनाने का था, इसलिए मैं ऐसा ARYAN लिखूँ या BC ऐसा लिखूँ, मेरा इधर लोगो बन जाएगा। और इसको मैं ब्लू में लिख दूँ और ये मैं ब्लैक में लिख दूँ, तो वो तो इधर मेरा लोगो बन गया। तो ये टेंटा माउंटिंग वेंटा माउंटिंग मेरे को नहीं करने का है। इसीलिए वो बोलते हैं कि ऐसा करना भी प्रोहिबिटेड है, टेंटा माउंटिंग। कुछ तो भी अपना नया। हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कॉमन लोगो फॉर सीए। कॉमन लोगो फॉर सीए के इसमें उन्होंने क्या बोला है, ये पूरा अमेंडमेंट है और ये ग्रीन कलर में क्या, क्योंकि अमेंडमेंट है इस साल आया है, हमारे मॉड्यूल में नहीं था, मतलब नवंबर 24 में था, उसके बाद आया है ये। तो कॉमन लोगो फॉर सीए के इसमें उन्होंने उन लोगों ने ऐसा बोला है कि सीए के लोगों के एक ब्रांड बनना चाहिए।
और वो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने कॉमन मेंबर लोगो लेके आया सारे मेंबर के लिए। तो सीए का है ना कॉमन लोगो होता है टू प्रमोट द ब्रांड ऑफ सीए प्रोफेशन, और ऑल मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, वेदर वो मेंबर प्रैक्टिस में है या वो मेंबर्स प्रैक्टिस में नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, सब लोग यूज कर सकते हैं। और इसके गाइडलाइंस कब इशू हुए थे? 2023 में हुए थे। और ये लोगों का नाम क्या है पता है क्या? सीए इंडिया लोगो, ऐसा है वो फर्म का नाम, वो लोगों का नाम। तो सीए इंडिया लोगो है, वो लोगो लगा तो मैं तुम्हारे को बता दूंगा। तो सीए इंडिया लोगो, ये देखो भाई सीए इंडिया का लोगो, एकदम जबरदस्त। सीए है, ट्राई कलर वाला टिक है, नीचे इंडिया लिखा हुआ है पूरा ब्लू में, टिक इज अपसाइड डाउन, और ब्लू कलर है, ब्लू कलर का भी सिग्निफिकेंस है, ट्रिक के अंदर ट्राई कलर देने का भी सिग्निफिकेंस है, इंडिया है और नीचे इंडिया लिख दिया उन्होंने, और पूरा ब्लू में है, एंड टिक इज अपसाइड डाउन है। तो वो भी क्यों है वैसा, उसका भी रीजन है अपने पास। उसमें ऐसा है कि पहला बात तो लोगों का डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर लेटर से सीए ब्लू कलर में है, ट्राई कलर टिक है, अपसाइड डाउन है, और व्हाइट बैकग्राउंड है, अपन ने देख लिया ये सब चीजें। फिर वो बोलते हैं कि ब्लू कलर का इंपॉर्टेंस क्या है, अपसाइड डाउन टिक का इंपॉर्टेंस क्या है, और इंडिया ऐड किया था क्योंकि पुराने लोगों में इंडिया लिखा नहीं था। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि ब्लू कलर है क्योंकि वो क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, नॉलेज, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रुथ, भाई ट्रस्ट अलग ट्रुथ अलग, स्टेबिलिटी और डेप्थ, भाई साहब डेप्थ, तो वो डेप्थ को सिग्निफाई करता है, इसीलिए उसको ब्लू रखा उन्होंने, ऐसा उसका बोलना है। फिर इसके बाद में वो बोल रहे हैं कि अपसाइड डाउन टिक मार्क है। तो टिपिकली अपन लोग यही टिक मार्क यूज कर सकते हैं ऐसा ऑडिट में, वाउचिंग के टाइम पे, इसलिए वो बोले कि वैसा तो टिक डाल दिया। और हाँ, उससे सिंबलाइज होता है विजडम एंड वैल्यू ऑफ द प्रोफेशनल, कि वो अपसाइड डाउन है ऐसा वो तो, कुछ तो भी अपने को अपना अलग ही करने का रहता है, इसलिए वो सब करके रखा है। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि इंडिया इज ऑल्सो एडेड इन द लोगो, it as it अरे बाप रे, epitomizes the institute's connection to India first approach and commitment to serve the Indian economy in public interest। तो भाई अपन इंडियन इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए सीए इंडिया, इंडिया फर्स्ट, उनको ऐसा बोलना है कि इंडिया फर्स्ट के लिए हम है, आईसीआई खड़ा है, क्यों खड़ा है? इंडियन इकोनॉमी को पब्लिक इंटरेस्ट में आगे लेके जाने के लिए, इसीलिए ये है। अब इसके बाद में लोगो गाइडलाइंस भी हो बहुत सारे उसमें, तो लोगो गाइडलाइंस अपन लास्ट में आएगा आईसीआई के मॉड्यूल में, सारे गाइडलाइंस काउंसिल गाइडलाइंस वगैरह सब एक साथ है, तो वहाँ पे लोगो गाइडलाइंस पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में क्यूआर कोड पे आ गए भाई, क्यूआर कोड सिर्फ इंडिया में ही चलता है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड जो है वो विजिटिंग कार्ड पे आजकल स्मार्ट बन गए सब लोग, स्मार्ट स्मार्ट, तो इसलिए वो लोग क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं। तो वो लोग क्यूआर कोड के ऊपर एक पॉइंट लेके आ गए और ये बोलते हैं कि क्यूआर कोड डालना परमिटेड है क्योंकि सीए ने भी स्मार्ट बनना चाहिए, एंड इट इज परमिटेड इफ इट ओनली कंटेन्स info अलाउड ऑन अ विजिटिंग कार्ड। मतलब उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर सॉलिसिटेशन नहीं होना चाहिए क्लाइंट्स का, उसके ऊपर वही सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए जो विजिटिंग कार्ड पे डालने को अलाउड है। मर्चेंट बैंकर लिख सकते हैं क्या तुम विजिटिंग कार्ड पे? नहीं लिख सकते। याद है क्या? अच्छा, विजिटिंग कार्ड के लिए कुछ तो भी था, नहीं लिख सकते क्या? एक बार याद करो वापस, क्योंकि लिख सकते हैं जितना मेरे को याद है। मर्चेंट बैंकर, एडवाइजर टू इशू लिख सकते हैं क्या विजिटिंग कार्ड पे? सीएमए लिख सकते हैं क्या विजिटिंग कार्ड पे? ये इधर चार्ट है उसका। हाँ ये मर्चेंट बैंकर, एडवाइजर टू इशू, विजिटिंग कार्ड पे नहीं लिख सकते। इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, विजिटिंग कार्ड पे लिख सकते हैं, लेटर हेड पे भी लिख सकते हैं। तो भाई मर्चेंट बैंकर नहीं लिख सकते, और एडवाइजर टू इशू भी नहीं लिख सकते विजिटिंग कार्ड पे, इस पे क्वेश्चन भी है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, विजिटिंग कार्ड पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना और एक पॉइंट हो गया क्यूआर कोड वाला। तो क्यूआर कोड पे वही इंफॉर्मेशन लिखने की जो अपने को अलाउड है लिखने के लिए, और इट विल बी परमिटेड इफ इट ओनली कंटेन्स इन्फो अलाउड ऑन अ विजिटिंग कार्ड, इस पे सॉलिटेशन नहीं होना चाहिए। अब वे बोलते हैं कि मेंबर इज अलाउड टू प्रिंट नेम्स ऑफ ऑल फर्म्स ऑन पर्सनल लेटर हेड इन विच ही इज अ पार्टनर। तो इसका पॉइंट का यहाँ पे ऐसा बोलना है कि भाई समझ में, मैं ना एबीसी में पार्टनर हूँ, एबीसी एंड एसोसिएट्स में पार्टनर हूँ, मैं एसआरबी एंड एसोसिएट्स में पार्टनर हूँ, मैं बीएसआर में भी पार्टनर हूँ, मैं ग्रैंड थॉर्टन में भी पार्टनर हूँ, मैं डेलॉइट में भी पार्टनर, डेलॉइट हास्किंस में भी पार्टनर हूँ, मैं केपीएमजी तो मैंने बोल दिया बीएसआर। फिर और कौन सा बचा भाई? पीडब्ल्यूसी, उसमें भी अगर मैं पार्टनर हूँ, तो मैं मेरे पर्सनल लेटर हेड पे, कौन से वाले लेटर हेड पे? पर्सनल लेटर हेड पे
ऑल द फर्म्स का नाम प्रिंट कर सकता हूँ अलाउड है, क्योंकि मैं उसमें पार्टनर हूँ। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आया है कि प्रिंटेड क्यूआर कोड ऑन विजिटिंग कार्ड, काउंसिल, उसने विजिटिंग कार्ड पे क्यूआर कोड लिख दिया। अभी इसके ऊपर आंसर में उन्होंने ऐसा लिखा है कि काउंसिल अलाउज इट, बट इट शुड नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन विच इज प्रोहिबिटेड। अपन ने देख लिया, तो फिर अपना क्लॉज 7 खत्म हो गया। अब इसके बाद में अपन चालू करेंगे क्लॉज 8 नेक्स्ट इसमें। ओके भाई, 45 मिनट्स।